नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लंगसुक में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, स्वागत करता हूं आज के एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस वक्त एक कम्युनिटी क्राइसिस बनने की कगार पे है। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे, बहुत सारे पेशेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और हम आज बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की। तो कुछ सवाल हैं जो कि हम आंसर करेंगे, जो कि हमारे व्यूअर्स ने ही हमसे पूछे हैं। तो उसका एक हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक पूरा वीडियो तैयार किया है। सबसे पहला सवाल ये है कि ये किस तरह का एक वायरस है, क्या ये कोई नया वेरिएंट है या फिर कोई नया ही वायरस है। तो मैं बताना चाहूँगा ये कोविड का ही, कोरोना वायरस का ही एक नया म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस है। जो ओमिक्रॉन और कोविड के जो पहले वायरसेस चल रहे थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा, उनके बीच में डिफरेंस क्या है कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट चल रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर ये देखा गया कि जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोविड वायरस का, उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस होकर के ये ओमिक्रॉन वायरस बना है। अब ये म्यूटेशंस कितने हैं, इसका नंबर ऑलमोस्ट एस्टिमेट हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 35 to 50 म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन के अंदर, जो कि इसको एक ओमिक्रॉन वायरस बना रहे हैं। ओके, तो अगला सवाल हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या ये कुछ अलग हैं जो कि पुराने वायरसेस चल रहे थे, डेल्टा वेरिएंट जो जैसे पहले आया था या डेल्टा प्लस, तो उसके अंदर से सिम्टम्स क्या वेरिएंट हैं। जितना भी डेटा अभी तक हमारे पास साउथ अफ्रीका से, यूएस से या यूके से आ रहा है, उसके अंदर ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो केसेस हो रहे हैं उनकी सिवियरिटी ज़रूर कम है। सिवियरिटी से हमारा मतलब क्या है कि अगर पिछली वेव में ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि क्रिटिकल हो रहे थे या फिर जिन्हें आईसीयू रिक्वायरमेंट पड़ रहा था या फिर जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, उनके कंपैरिजन में इस वेव में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, रेस्पिरेटरी फेलियर, आईसीयू की ज़रूरत या वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत कम पड़ रही है। लेकिन उसके अलावा जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि बॉडी एक बहुत ज़्यादा होना, मलेज यानी कि थकावट बहुत होना और फीवर के एपिसोड्स आना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जैसे कि गला ख़राब हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, सर्दी ज़ुकाम हो जाना, ये ज़्यादा मिल रहा है ओमिक्रॉन वायरस के अंदर। तो सिम्टम्स हो सकता है कि माइल्डर हैं, लेकिन क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहीं पे हमारा अगला सवाल आता है कि ये फिर अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो फिर ये ज़्यादा रिस्की क्यों हैं। तो फिर WHO ने एक थ्रेट क्यों डिक्लेयर कर दिया है कुछ ही दिनों पहले कि WHO इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए इतना सीरियस क्यों है, थ्रेट क्यों उसको डिक्लेयर कर दिया। उसका बहुत ही सीधा सा कारण है, आप ये समझिए कि ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आ रहे हैं। साथ में एक और चीज़ देखा गया स्टडीज़ के अंदर, ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है जो कि प्रीवियस वेव्स में जो वेरिएंट थे उनके मुकाबले। अब 10 गुना ज़्यादा अगर इसका पोटेंशियल है ट्रांसमिट होने का, यानी कि इन्फेक्टिविटी अगर 10 गुना ज़्यादा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा रिजाइड कर रहा है अगर ये वायरस, तो बहुत ही साधारण सा ये एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों साउथ अफ्रीका में, क्यों यूएस, यूके के अंदर नंबर ऑफ केसेस में सडन एक्सप्लोजन हुआ। यूएस आज की डेट में मोर देन 5 लाख केसेस रिपोर्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका हालांकि ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुका है कि ओमिक्रॉन वायरस की जो वेव वहाँ पे 4th वेव आई थी वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, बट दे ऑल्सो सॉ अ ह्यूज नंबर ऑफ केसेस, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस उनको भी देखने को मिले। यही चिंता का विषय बन जाता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर 10 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा, तो पिछली वेव में जहाँ हमें दिल्ली जैसी सिटी के अंदर या बॉम्बे जैसी सिटी के अंदर जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, अगर मैं दिल्ली का ही एग्जांपल लूँ तो मोर देन 30,000 केसेस पर डे आने लगे थे एक टाइम पे। अब अगर उसका ट्रांसमिसिबिलिटी 10 गुना ज़्यादा करके हम देखते हैं, मैं नहीं कह रहा कि 3 लाख केसेस आ जाएंगे, दैट विल हैव टू सी, बट फिर भी अगर केसेस लैक्स की क्वांटिटी में आ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख केसेस आने लगते हैं, भले से वो माइल्डर हों, बट हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन वो डाल सकते हैं। और अगर उसमें से भी छोटी प्रपोर्शन भी, अगर ज़्यादा मैग्नीफाइड नंबर ऑफ केसेस के अंदर भी छोटी प्रपोर्शन को भी अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, स्टिल इट विल बी अ ह्यूज बर्डन ऑन द हेल्थ केयर। सिल्वर लाइनिंग आप यहाँ पे यही मान सकते हैं कि जितनी स्टडी साउथ अफ्रीका से आ रही है उसके अंदर यही देखा जा रहा है कि मॉर्टेलिटी यानी कि पेशेंट का जो निधन हो रहा है, जो पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं, वो नंबर बहुत ही कम है।
तो इसको एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी, इन्फेक्शियस रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि एक हेल्थ केयर के लिए चेतावनी बन सकता है और हमें सबको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम हमारे अगले सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या RT-PCR टेस्ट इसको डिटेक्ट करेगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि RT-PCR टेस्ट इसको डिटेक्ट करे, लेकिन बात ये इम्पॉर्टेंस की रहेगी कि कौन सा वेरिएंट है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है और जीनोमिक सीक्वेंसिंग हर एक पेशेंट के सैंपल के ऊपर नहीं करी जा सकती। इसलिए हर एक पेशेंट को सेफ्टी मेजर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा हमने हमेशा सुना ही है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक और सवाल जो पेशेंट्स ने पूछा है कि जो रैपिड एंटीजन होता है क्या वो डिटेक्ट करेगा। इसके बारे में बहुत ही कंट्रोवर्शियल एविडेंस है। कुछ स्टडीज़ में पता लग रहा है कि हाँ रैपिड एंटीजन डिटेक्ट कर रहा है, कुछ स्टडीज़ के अंदर ऐसा आ रहा है कि वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, बट नेवरदलेस गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा RT-PCR है, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिटेक्ट कर पाएगा। अगला सवाल जो हमसे लोगों ने पूछा है वो ये कि क्या वैक्सीन्स जो हैं वो हमें प्रिवेंट करेंगी कि नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन्स का काम करने का तरीका क्या है। देखिए, जो वैक्सीन्स हैं, कोई mRNA वैक्सीन है, कोई कोविशील्ड के, जैसे कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन के आधार पे बेस्ड है, ठीक है, वो स्पाइक प्रोटीन के लेवल पे काम करती है। वहीं जो इंडिया में दूसरी वैक्सीन अवेलेबल है कोवैक्सीन एक होल जीनोमिक सीक्वेंस वाली वैक्सीन है। तो कोविशील्ड में जहाँ स्पाइक प्रोटीन के मैकेनिज्म से काम किया जा रहा है और जहाँ हमने अभी ये जाना कि ओमिक्रॉन जो है वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर ही 35 to 50 म्यूटेशंस लेकर के आता है। तो ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गए हैं तो शायद वो इस तरह की वैक्सीन जो कि स्पाइक प्रोटीन के आधार पे काम कर रही थी उनकी एफिकेसी को कम कर देगा। कोवैक्सीन के साथ हालांकि हमें ये एडवांटेज रहता है कि वो होल जीनोम की वैक्सीन है, तो शायद वो डिसएडवांटेज ना देखने को मिले। लेकिन फिर भी जो पुरानी स्टडीज़ में अभी तक हमें ये देखने को मिला है कि 6 महीने जब वैक्सीन के निकल जाते हैं उसके बाद एंटीबॉडी लेवल्स जो है पेशेंट्स के ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे हैं। नेवरदलेस वैक्सीन्स हमारी डिजीज़ सीवियरिटी को कम करने में कारगर ज़रूर रहती हैं। अगला सवाल हमारा यही है, लोगों ने पूछा हुआ है, जिसका आंसर मैंने पहले भी कर दिया है कि हमें केयरफुल रहने की क्यों ज़रूरत है जब माइल्डर केसेस आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि एक्स्ट्रापोलेटेड नंबर्स एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर में केसेस आने वाले हैं। दैट इज़ बिकॉज कि ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो इन्फेक्टिविटी है, वो मोर देन 10 टाइम्स बताई जा रही है जो कि पुराने वेरिएंट्स थे। और अगर इतनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है तो इतनी ज़्यादा तादाद में नंबर आएंगे, इतना ज़्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा कि उसको रोकथाम पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी जो गवर्नमेंट ने अभी तक रेगुलेशंस लगाए हैं पिछले लास्ट 3-4 डेज़ के अंदर, हम दिल्ली में या कंट्री के बाकी पार्ट्स के अंदर जो देख रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि इसके ट्रांसमिशन को जितना कम से कम हो उतना रोका जा सके। एक सवाल अगला जो हमारे से पूछा गया है लोगों ने कि काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि क्या ओमिक्रॉन एक फ़ायदेमंद म्यूटेशन साबित होगा, क्योंकि अगर माइल्डर डिजीज़ है, ज़्यादा लोगों में फैल रही है, तो क्या कम्युनिटी एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर पाएगी। देखिए, अभी के लिए ये कह पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इससे इन्फेक्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद भी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो तब फ़ायदेमंद होगी अगर वो एंटीबॉडी लेवल्स, जो भी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बन रही है, वो सस्टेन करे। और जैसा कि अभी तक हमने कोविड के वेरियस स्ट्रेन्स के अंदर देखा है, बहुत जल्दी म्यूटेशंस आ रहे हैं स्पाइक प्रोटीन के अंदर। तो क्या वो इम्यूनिटी सस्टेन कर पाएगी, क्या वो इम्यूनिटी कम्युनिटी लेवल पे लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाएगी, क्या वो फ्यूचर म्यूटेशन से हमें प्रिवेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अभी के लिए कह पाना मुश्किल है। तो इसके लिए हमें आगे ही चीज़ों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। एक और सवाल हमसे पूछा गया है कि जो इंडिया में अभी रिसेंटली ड्रग लॉन्च हुई है मोलनुपिराविर के नाम से, बहुत सारी कंपनीज, अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 13 कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो क्या ये ड्रग फ़ायदेमंद होगी। एक और ड्रग जो US FDA ने भी अप्रूव कर दिया है, दैट इज़ पैक्सलोविड। तो पैक्सलोविड हालांकि अभी तक इंडिया में नहीं आई है, तो क्या ये ड्रग्स कारगर रहेंगी ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, या फिर फ्यूचर में जो भी म्यूटेशंस होने वाले हैं या जो म्यूटेशंस होंगे उनको रोकने के लिए। तो देखिए, मोलनुपिराविर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये 30% तक जो है हॉस्पिटलाइजेशन को रोक लेती है, यानी कि आउट पेशेंट सेटिंग्स में माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में जब इनको दिया जाता है तो ये 30% तक
हॉस्पिटलाइजेशन को रोक लेती है। ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट डेफिनेटली ऐसा कहा जा रहा है कि ये कारगर होगी। काम करती है कि नहीं करती ये तो हमें ऑब्वियसली क्लिनिकल यूज़ के बाद ही पता लगेगा। जितना क्लिनिकल एविडेंस ट्रायल्स के बेसिस पे मिल रहा है उसके अंदर यही है कि हाँ ये 30% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी। किन केसेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं वो है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज के अंदर अभी तक इसका यूज़ जो है वो ऑथोराइज नहीं है। प्रेग्नेंट विमेन के अंदर इसका यूज़ ऑथोराइज नहीं है। हालांकि उसके अलावा सारी पॉपुलेशन के अंदर आप इन्हें माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर दे सकते हैं। पैक्सलोविड जब इंडिया में लॉन्च होगी तो पैक्सलोविड जो है उसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे। पैक्सलोविड जो है वो राइटोनाविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो राइटोनाविर उसके साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी में दी जाती है। मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड दोनों ही 5 डेज़ का थेरेपी है, ओरल थेरेपी है, यानी कि आउट पेशेंट बेसिस पे यानी कि पेशेंट को दिया जा सकता है। जबकि हम कंपेयर करें इससे पहले जो दूसरी ड्रग्स थी रेमडेसिविर थी वो इंट्रावीनस यानी कि आईवी रूट से ही दी जा सकती है, यानी कि पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। दूसरी जो एंटीबॉडी कॉकटेल का रेजीम जो अवेलेबल है वो भी इंट्रावीनस ड्रग ही है और वो भी बहुत कॉस्टली है। तो मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी। कितना क्लिनिकल यूटिलिटी उसके अंदर देखने को मिलता है क्योंकि पहले 5 ही दिन के अंदर सिम्टम्स के अंदर हमें देना होगा, तो कितना क्लिनिकल यूटिलिटी होगा, कितना वो पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव कर पाएंगे, कितना वायरीमिया कम कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें हमें अभी क्लिनिकल यूज़ के बाद देखने को मिलेंगी। तो ये सारे सवाल हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हुए हैं ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही ज़रूरी है। गैदरिंग्स को प्लीज़ अवॉइड करिए। कहीं पे भी जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहन के रखिए। हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। खुले में खांसे ना, छींके ना, 6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखें। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पिछले 2-2.5 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त प्रैक्टिस करना, ताकि हम एक मास लेवल पे किसी एक दुर्घटना को होने से रोक सकें, किसी एक अनहोनी को होने से रोक सकें। बिकॉज लास्ट वेव में हमने देखा है कि किस तरह से हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। तो ऐसा कोई कंडीशन ना अराइज हो जाए। हालांकि ऑल्दो तैयारी हमारी गवर्नमेंट की पूरी है, सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सब तैयार हैं बहुत अच्छे से इस बार भी इसको टैकल करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरी यही गुजारिश रहेगी आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करिए। और मैं यही विश करता हूँ कि आप सब सेफ़ रहें, जहाँ भी हैं वो तंदुरुस्त रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा और इसी तरह आप लोगों की इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ कोविड वायरस के बारे में बल्कि रेस्पिरेटरी सारी कंडीशंस के बारे में बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।